नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र शर्मा, विभाग अध्यक्ष रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज आपको सब्जेक्ट कोड MR 307 एयर कंडीशनिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड ड्राइंग के चैप्टर नंबर 1 से आपके थर्ड ईयर के लेक्चर्स की शुरुआत करने जा रहा हूँ। एयर कंडीशनिंग का जो बेसिक कोर्स है वो आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा था, जिसमें आपने अलग अलग तरह के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, उनकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था। और एक चीज़ हमने देखी थी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी टन के अंदर दी जाती है, और ये जो कैपेसिटी है ये अलग अलग रूम के हिसाब से अलग अलग होती है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा ये हो जाता है कि हम ये डिसाइड करें कि किस रूम के अंदर किस कैपेसिटी का एयर कंडीशनर लगेगा। ये कैपेसिटी डिसाइड करने के लिए हमारे को एयर कंडीशनिंग की लोड कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो उसी के ऊपर आधारित है कि एयर कंडीशनिंग का लोड का एस्टिमेशन हम किस तरीके से करेंगे। अब सबसे पहले हमारे को ये समझना जरूरी है कि लोड से क्या मतलब है। एयर कंडीशनिंग लोड से मतलब ये है कि किसी रूम के अंदर कितना हीट गेन हो रहा है, यानी कि कितना उसमें हीट की प्राप्ति हो रही है, या कितना हीट का लॉस हो रहा है, कितनी उसमें से ऊष्मा की हानि हो रही है। अब आप यदि देखें तो गर्मियों का जो मौसम है उस गर्मियों के मौसम के अंदर हीट गेन होगा, यानी कि बाहर के जो भी सोर्सेज हैं, बाहर धूप तेज है, गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो डिफरेंट सोर्सेज से आपकी हीट जो है वो हीट अंदर आएगी। तो समर एयर कंडीशनिंग जो भी है उसके अंदर हमारे को कैलकुलेट करना होता है हीट गेन। और इसी तरह से यदि हम बात करें विंटर एयर कंडीशनिंग की, सर्दियों की, जबकि आपका रूम का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है और बाहर आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कम है, तो इस केस के अंदर आपका हीट लॉस होगा। तो हमारे को हीट गेन या हीट लॉस जो है ये हमारे को कैलकुलेट करना है। और ये हीट गेन या हीट लॉस जो है ये इंस्टेंटेनियस होते हैं, इनको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस लोड, यानी कि जो उस वक्त में किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर हो रहे हैं। अब जो सिस्टम की कैपेसिटी है वो सिस्टम की कैपेसिटी हमारा जो कैलकुलेटेड लोड है उस कैलकुलेटेड लोड के हिसाब से तय होती है। मगर एक बात हमारे को यहाँ पे ये समझनी ज़रूरी है कि जो भी हीट गेन हो रहा है वो हीट गेन तुरंत इक्विपमेंट के ऊपर या एयर कंडीशनर के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि जो भी हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो टोटल हीट अंदर आ रही है उस टोटल हीट में से कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर लेता है। अब ये बिल्डिंग की टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना पार्ट एब्जॉर्व करता है, मगर ये तय बात है कि जो भी हीट है वो हीट तुरंत से एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट के ऊपर नहीं आती है। सबसे पहले वो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होगी और उसके बाद में उसका कुछ पार्ट जो है वो एयर कंडीशनर के ऊपर जाएगा। तो लोड कैलकुलेशन के अंदर सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो करते हैं बिल्डिंग सर्वे का। बिल्डिंग सर्वे से मतलब ये है कि जिस भी रूम के अंदर, जिस भी हॉल के अंदर या जिस भी बिल्डिंग के अंदर आपको एयर कंडीशनिंग करनी है उसका हम प्रॉपर्ली सर्वे करें। तो आज के लेक्चर में हम यही सीखेंगे कि इस सर्वे के अंदर हमारे को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों के ऊपर हमारे को फोकस करना है और किस तरीके से हमारे को बिल्डिंग का सर्वे करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वे करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है। सबसे पहले आपके पास में उसकी मैकेनिकल और आर्किटेक्चरल ड्राइंग होनी चाहिए, फील्ड के आपके स्केच होने चाहिए, और या फिर कोई बिल्डिंग के फ़ोटोग्राफ्स आपके पास में हैं तो वो फ़ोटोग्राफ्स भी सर्वे करने के अंदर बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उससे बिल्डिंग का जो एक्चुअल व्यू है वो एक्चुअल व्यू आपको मालूम चलता है। इसके अलावा यदि आप साइट के ऊपर जा सकते हैं तो वो और भी बेहतर होता है। अगर आपके पास में ड्राइंग भी है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, कुछ स्केचेस भी हैं और आप साइट के ऊपर विज़िट करते हैं तो आपको बिल्डिंग का जो ओवरऑल व्यू है वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझने के अंदर मिलेगा। मगर ज़रूरी नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि हम रिमोट लोकेशन के ऊपर बैठ के, जैसे आप जयपुर में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में, कलकत्ता में किसी बिल्डिंग का लोड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यदि हमारे पास में प्रॉपर ड्राइंग्स हैं, उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं, तो उसके द्वारा भी हम बिल्डिंग के सर्वे को पूरा कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर हमारे को सर्वे के अंदर ध्यान देना है। तो सबसे पहला पॉइंट ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग
का बिल्डिंग की दिशा क्या है। अब ओरिएंटेशन के अंदर आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले उसका डायरेक्शन, मतलब बिल्डिंग की जो सरफेसेस हैं, जो दीवारें हैं, वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। तो कंपास से बेसिकली आपको ये देखना है, या तो ड्राइंग के ऊपर मार्क किया हुआ होता है, आप ड्राइंग पे देखेंगे तो ड्राइंग पे जनरली नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मार्क किया हुआ होता है, तो उससे आपको पता पड़ जाएगा कि बिल्डिंग का ओरिएंटेशन क्या है। दूसरा, बिल्डिंग के आसपास के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। जैसे कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी बिल्डिंग जो है वो 1 माले की है और उसके एकदम बगल के अंदर कोई 3 माले की बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो इसका मतलब कि जो 3 मंजिल की बिल्डिंग है उसकी शेड आपके बिल्डिंग के ऊपर आएगी। तो शेडिंग इफेक्ट को स्टडी करने के लिए उसके बिल्डिंग के आसपास के जो भी स्ट्रक्चर हैं उन स्ट्रक्चर का हमारे को मालूम होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर फोटोग्राफ्स हमारे पास में हैं या फिर हम साइट की विज़िट करते हैं तो ये चीज़ हमारे को ज़्यादा क्लियर हो पाएगी। तीसरी चीज़ जो हमारे को ओरिएंटेशन में देखनी है वो है कि बिल्डिंग के आसपास में कोई रिफ्लेक्टिव सरफेसेस हैं क्या। जैसे मान लीजिए कोई आसपास कोई वाटर बॉडी है, या सैंड फिलिंग है, या फिर कोई पार्किंग लॉट है, यानी कि आपने ज़मीन को पक्का कर रखा है। तो इन सब के रिफ्लेक्शंस जो हैं वो बिल्डिंग के ऊपर आते हैं और वो हीट गेन या हीट लॉस के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव सरफेसेस को भी हमारे को ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग के अंदर देखना है। दूसरा पॉइंट, यूज़ ऑफ स्पेस, यानी कि जिस बिल्डिंग को हम एयर कंडीशनड करने जा रहे हैं उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किस लिए होगा। क्या वो कोई ऑफिस की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है, कोई फैक्ट्री है, कोई सिनेमा हॉल है, वो बिल्डिंग किस यूज़ के अंदर ली जानी है। तो यूज़ ऑफ स्पेस हमारे को मालूम होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, फिजिकल डायमेंशन ऑफ स्पेस। जिस भी बिल्डिंग को, जिस भी रूम को, जिस भी हॉल को हमारे को एयर कंडीशन करना है उसकी फ़िज़िकल डायमेंशंस क्या है। तो फिज़िकल डायमेंशन के अंदर उसकी लेंथ, उसकी विड्थ और बिल्डिंग की हाइट, फ्लोर टू फ्लोर हाइट्स जो है वो हमारे को इसके अंदर या तो ड्राइंग पे मिल जाएगी, या जो सेक्शंस उसके होते हैं बिल्डिंग के एलिवेशन या सेक्शन जो हैं उन सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर हम अगर साइट पे हैं तो एक्चुअल हाइट हम इसकी मेज़र भी कर सकते हैं। तो बिल्डिंग के डायमेंशंस आपको यहाँ पे नोट करनी है। सीलिंग हाइट, जो मैंने आपको बताया, सीलिंग हाइट के अंदर फ्लोर से फ्लोर की हाइट क्या है, फ्लोर से सीलिंग की हाइट क्या है, जो बीम्स हैं उन बीम्स की डेप्थ क्या है, यदि हम कोई फॉल सीलिंग करने जा रहे हैं तो फॉल सीलिंग और एक्चुअल सीलिंग के बीच के अंदर स्पेस कितना है, और फिनिश्ड फ्लोर लेवल से जो फॉल सीलिंग का लेवल है वो फॉल सीलिंग का लेवल क्या है। यदि आप ड्राइंग के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे आपके फ्लोर लेवल पे लिखा होगा FFL, यानी कि फिनिश्ड फ्लोर लेवल। तो जो भी फ्लोर्स हैं उन हर फ्लोर के ऊपर आपको फिनिश्ड फ्लोर लेवल देखना है। जो भी आपके बीम्स आ रही हैं उन बीम्स का बॉटम देखना है, जो एक्चुअल सीलिंग है उस एक्चुअल सीलिंग का बॉटम देखना है, और यदि कोई भी फॉल सीलिंग वहाँ पे करी हुई है या प्रपोज्ड है तो उस फॉल सीलिंग का लेवल क्या आना है ये आपको वहाँ पे चेक करना है ड्राइंग के ऊपर या फिजिकली जब आप बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, कॉलम एंड बीम। जो भी कॉलम्स आ रहे हैं, जो बीम आ रही हैं, उनकी साइज़ क्या है, यानी कि कितनी मोटाई है, कितनी चौड़ाई है, उनकी डेप्थ क्या है, ये आपको वहाँ पे मेज़र करना है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आता है आपका सर्वे में कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग जो बनाई गई है उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मटेरियल काम में लिए गए हैं। जैसे वॉल्स हैं तो वॉल्स क्या ब्रिक की बनी हुई है, स्टोन की बनी हुई है, हॉलो कंक्रीट ब्लॉक की बनी हुई है, या AAC ब्लॉक आते हैं उन AAC ब्लॉक की बनी हुई है, प्लास्टर बाहर की तरफ हुआ है या कोई स्टोन की क्लैडिंग हुई हुई है, अंदर की तरफ कोई प्लास्टर हुआ है या कोई वुडन क्लैडिंग है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नोट करनी कि क्या मटेरियल काम में लिया गया है, और जितने भी मटेरियल हैं उन मटेरियल की थिकनेसेस क्या हैं। इसी तरह से रूफ़ का कंस्ट्रक्शन क्या है, RCC की रूफ़ है या कोई प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसकी थिकनेस क्या है। ऊपर फ्लोरिंग अगर हो रखी है तो उस फ्लोरिंग में क्या टाइल लगी हुई है, ब्रिक बेड कोबा किया हुआ है या कोई ओवरटेक इंसुलेशन किया हुआ है। सीलिंग पे क्या किया हुआ है, क्या सीलिंग पे प्लास्टर है या अंडरडेक इंसुलेशन है
या उसमें किसी तरह की कोई फॉल्स सीलिंग है, ये चीज़ आपको नोट करनी है। फ्लोर किसका बना हुआ है, फ्लोर की थिकनेस क्या है आपके, फ्लोर के ऊपर जो मार्बल लगा हुआ है या ग्रेनाइट लगा हुआ है या वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है या विनाइल फ्लोरिंग हुई हुई है, ये डिटेल आपको फ्लोर की नोट करनी है। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर के पार्टीशंस, आउटसाइड जो वॉल्स हैं उसके अलावा बिल्डिंग में जो पार्टीशंस हैं उन पार्टीशन की डिटेल भी आपको नोट करनी है कि पार्टीशन के कंस्ट्रक्शन में क्या मटेरियल काम में लिया गया है और उन मटेरियल की थिकनेसेस क्या हैं, पार्टीशन किन किन जगहों के ऊपर हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नोट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट, सराउंडिंग कंडीशंस। सराउंडिंग कंडीशन का मतलब कि जो एक्सटीरियर वॉल और जो रूफ है उसके आसपास क्या है, क्या आसपास कोई बिल्डिंग है, कोई बड़े से घने पेड़ है जिसके कि वहाँ पे शेड आ रही है, कोई एटिक स्पेस है आपके, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लेनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग के अंदर आप कोई छोटा सा एक कमरा कर रहे हैं, तो उस कमरे के आसपास में क्या है, क्या वहाँ पास में कोई दूसरा कमरा बना हुआ है, यदि दूसरा कोई कमरा बना हुआ है तो वो एयर कंडीशनड है या फिर नॉन एयर कंडीशनड है, या पास में कोई किचन बनी हुई है या कोई फर्नेस वहाँ लगी हुई है, कोई बॉयलर रूम है, इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे सारी देखनी पड़ेगी। बिल्डिंग में बेसमेंट बना हुआ या नहीं बना हुआ, तो जिस भी स्पेस की आपको कंडीशनिंग करनी है उसके सराउंडिंग के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है और वो स्ट्रक्चर क्या यूज़ में आ रहा है। क्योंकि मान लीजिए कोई बिल्डिंग हम कर रहे हैं, कोई रूम हम कर रहे हैं और उस रूम के पास के अंदर कोई किचन है, तो नेचुरली किचन वाली साइड से जो हीट है वो हीट वहाँ पे ज़्यादा आएगी। तो जो भी एडजेसेंट स्पेसेस हैं, जो भी सराउंडिंग स्पेसेस हैं, उन सराउंडिंग स्पेसेस के यूजेस भी हमारे को मालूम होने इसके अंदर ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, विंडोज़। जो भी खिड़कियाँ लगी हुई हैं उन खिड़कियों की लोकेशंस क्या है, कौन सी दीवार के अंदर वो लगी हुई है, किस साइड में लगी हुई है, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, तो उनकी लोकेशन, फ्लोर से कितनी हाइट के ऊपर लगी हुई है, उनकी साइज़ क्या है, कितने फिट या कितने मीटर बाई कितने मीटर की है, उनका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल क्या है, क्या वो वुड की बनी हुई हैं या मेटल की बनी हुई हैं, एल्यूमिनियम की बनी हुई हैं, यूपीवीसी की बनी हुई हैं, सिंगल और डबल हंग, एक पल्ले वाली है, दो पल्ले वाली है, उनके अंदर जो ग्लास काम में लिया गया है उस ग्लास की टाइप क्या है, क्या वो सिंगल ग्लास की है या मल्टी ग्लास की है, उस विंडो पे क्या किसी तरह का कोई शेडिंग डिवाइस काम में लिया गया है। शेडिंग डिवाइस आपको दोनों देखने हैं, बाहर की तरफ शेडिंग डिवाइस, जैसे कि कई बार छज्जा बाहर होता है तो वो छज्जा कितना बड़ा आ रहा है, या ऑर्निंग्स बाहर लगा देते हैं तो ऑर्निंग की साइज़ क्या आपके है। इंटीरियर में अगर कोई शेडिंग है, इंटरनल यदि कोई शेडिंग है तो वो इंटरनल शेडिंग भी आपको इसके अंदर देखनी है। कोई कर्टन्स लगे हुए हैं, कोई वेनेशियन ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, रोलर ब्लाइंड्स लगे हुए हैं, तो इन सब की डिटेल आपको वहाँ पे नोट करनी है। नेक्स्ट, डोर। डोर की लोकेशन क्या है, कौन सी दीवार में लगा हुआ है, उसकी टाइप क्या है, वापस से वही मेटल का डोर है या वुडन का डोर है, इंसुलेटेड डोर है, उसकी साइज़ क्या है, कितने बाई कितने का है, और इम्पॉर्टेंटली फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़, यानी कि उसके जो खुलने बंद करने की दर है वो कितनी है। क्योंकि जितनी बार डोर खुलेगा उतनी ही बार आपका हीट गेन या हीट लॉस उस जोर से होगा। यदि बार बार दरवाज़ा खुल रहा है और आप कूलिंग अंदर कर रहे हैं तो कूलिंग का लॉस होगा, और यदि आप हीटिंग कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर हीटिंग का भी लॉस होगा। तो डोर्स के फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ आपको मालूम होना ज़रूरी है। उसके फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ क्या है, क्या आपने उसमें किसी तरह का कोई डोर क्लोज़र या स्प्रिंग क्लोज़र लगा रखा है, तो वो भी आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कितनी देर के अंदर वो डोर आपका खुला रहता है, कितनी देर में डोर आपका बंद हो जाता है। इसके बाद आगे के जो पॉइंट्स हैं वो आगे के पॉइंट्स हम इसके जो नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।